गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन सेशन। आज का जो हमारा सेशन है वो 22 अप्रैल जो अर्थ डे के रूप में मनाया जाता है उसके ऊपर आधारित है। टुडे वी विल लर्न हाउ अर्थ डे सेलिब्रेशन स्टार्टेड एंड व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव दैट वी सेलिब्रेट अर्थ डे एज एन एनुअल इवेंट। जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि अर्थ इन इटसेल्फ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। यहाँ पर बहुत सारी विशिष्ट बातें हैं जो धरती को अपने आप में अलग बनाती है। इन अलग चीज़ों में जो यूनिकनेस है इसकी, उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं दैट आर नोन एज लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस, नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो फॉर अदर स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड। दीज कंडीशंस इंक्लूड fresh air, availability of fresh water, suitable temperature and life supporting ecosystem। जहाँ तक बात करें कि ये 4-5 कंडीशंस हैं, ये अर्थ को हैबिटेबल बनाती हैं, लिवेबल बनाती हैं। लेकिन हम देखें पास्ट फ्यू सेंचुरीज से, मोर स्पेसिफिकली आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन दैट वाज टुक प्लेस इन 1770s, ह्यूमन एक्शन जो हैं वो इस यूनिक कंडीशंस को बदल रहे हैं, जिसके कारण नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग बट अदर स्पीशीज ऑल्सो आर फेसिंग सीवियर थ्रेट्स टू देयर लाइफ, देयर हैबिटेट। अगर हम अर्थ पे ह्यूमन बीइंग की एग्जिस्टेंस देखें और जैसा हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, तो वी फाइंड देयर आर डिफरेंट फेजेस ऑफ मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। अगर हम शुरुआत की बात करें, जब धरती पर आदमी आया, धरती पर उसकी एग्जिस्टेंस हुई, तो मैन वाज लिविंग इन द लैप ऑफ नेचर। ही हैड वेरी लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी, देयरफॉर देयर वर नो इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स ऑफ मैन्स एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट। लेटर स्लोली बट स्टेडीली मैन स्टार्टेड डेवलपमेंट। जैसे जैसे विकास हुआ वैसे वैसे आदमी के जो कार्य थे उनका इन्वायरमेंट पे बहुत असर होने लगा। आप देखें, फिर आदमी ने फायर सीखी, आग जलाना सीखा और एनिमल रियरिंग सीखा, तो जिससे उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थोड़ी बढ़ गई। जैसे जैसे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी वैसे वैसे इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट्स बढ़ते गए। उसके बाद आदमी ने एग्रीकल्चर किया। एग्रीकल्चर से आप पाएंगे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, अर्बनाइजेशन हुआ, जिससे फिर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ी और इनका भी एक मेजर इम्पैक्ट हुआ इन्वायरमेंटल, जिसके कारण आप देखें कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ और अर्बनाइजेशन के कारण हमारा जो पूरा इकोसिस्टम है उस पर बहुत स्ट्रेस पड़ा। लेटर ऑन जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे आदमी ने बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशंस की। आप जानते हैं जितने भी एनिमल किंगडम में एनिमल हैं उसमें ह्यूमन बीइंग ही एक ऐसा स्पीशीज़ है जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी को इवॉल्व करता है। जैसे ही टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो गई वैसे वैसे उसकी पावर बढ़ गई। अब वो जो भी काम करता था उसके कैटास्ट्रॉफिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते थे और इन्हीं कैटास्ट्रॉफिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट के कारण आप पाएंगे कि जिन यूनिक कंडीशंस की हमने पीछे बात की थी वो सीवियर स्ट्रेस में आई। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जिसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह मैन की इन्वायरमेंट के साथ रिलेशनशिप रही है और जैसे जैसे उसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया है वैसे वैसे कैटास्ट्रॉफिक इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होने लगे। आगे देखिए, अर्थ सरफेस पे जो भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है उसका एक आप कह लें कि फुटप्रिंट होता है। हर ह्यूमन एक्टिविटी, चाहे वो फॉरेस्ट से बाय प्रोडक्ट्स लेना हो, क्रॉपिंग करनी हो, पॉस्चर लैंड्स को चेंज करना हो, बिल्टअप एरिया बढ़ाना हो या फिशिंग करते हो, सभी का एक मेजर इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट होता है जो उसकी कार्बन इमिशन पे निर्भर करता है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स की यदि हम बात करें, ओवर टाइम ह्यूमन सोसाइटी के फुटप्रिंट्स डाइवर्स हो गए हैं। पहले जैसा मैंने आपको बताया कि मैन यूज्ड टू लिव इन नेचर
लैप ऑफ नेचर, तो उस समय उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स अलग तरह के थे. स्लोली स्टडीली वी स्टार्टेड एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. वी स्टार्टेड कन्वर्टिंग लैंड यूज़ टू क्रिएट न्यू एरियाज़ फॉर सेटलमेंट. हमने लकड़ी काटने का काम शुरू किया. हमने फूड प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन करे, जिसमें आप कह सकते हैं कि एक हमारे जो पूरा का पूरा इकोलॉजी थी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आया. एक अनुमान के अकॉर्डिंग यदि आप देखें, जहां 1961 में हम पूरे के पूरे अर्थ पे यदि हम अपने फुटप्रिंट्स की बात करें, इट वाज यूज्ड टू नियर अबाउट 37%, बट within a span of 40 years, or you can say 60 years, now human footprints have increased to 160%. Now we require a lot of other resources to sustain on Earth's surface, and we are degrading Earth's quality, Earth's environmental quality. अगर हम देखें कि कौन कौन से मेजर कॉजेज़ हैं जो हमारे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को गवर्न करते हैं, तो यू विल फाइंड देयर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट इज़ अफेक्टिंग आवर फुटप्रिंट्स, दैट इज़ जनरेशन ऑफ कार्बन. जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारे हम फॉसिल फ्यूल्स को कंज्यूम करते हैं, एंड दैट फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस लॉट ऑफ इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स. वी डू फिशिंग, at the same time agriculture, built up area expansion, degradation of forest and grazing land. These all accounts large amount of ecological footprint. तो जैसा हमने पीछे कहा कि अर्थ एक यूनिक इकोसिस्टम को होल्ड करता है, और हम जानते हैं कि वी हैव ओनली वन अर्थ दैट इज़ द होम ऑफ मैन एंड ऑल्सो मिलियंस ऑफ स्पीशीज़. But over the last few years, or you can say over the few centuries, after man got technology, he started transforming Earth's ecosystem. और आज जिस एरा में हम जी रहे हैं, इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसीन. इस एंथ्रोपोसीन में जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दे आर कॉज्ड बाय एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़, दैट इज़ द ह्यूमन मेड कॉजेज़. अगर हम देखें तो विश्व हमेशा से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के प्रति कॉन्शियस रहा है. बेसिकली दो तरह के लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो इन्वायरमेंटल बात है, जो भी हम इन्वायरमेंटल इश्यूज़ उठाते हैं, ये हॉक्स है, ये कोई रियल प्रॉब्लम नहीं है, और डेवलपमेंट एट एनी कॉस्ट चलते रहना चाहिए. वेयर some others, individuals and organization, they understand the urgency of actions to protect earth, और जिसके कारण वो बहुत सारे environmental प्रोग्राम्स चलाते हैं, और इसी सीरीज़ में जो हमारा अर्थ डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है. अब देखिए, जैसे जैसे हम ओवर टाइम ग्रो कर रहे हैं, ह्यूमन सोसाइटी ग्रो कर रही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं, हमारी ग्रीड बहुत बढ़ गई है. तो आप अपनी स्लाइड पे देख सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको सस्टेन करने के लिए बहुत सारे अपने जैसे और बड़े देश चाहिए. जैसे अगर हम आज की ही तरह माने कि साउथ कोरिया ग्रो करे, तो उसको 8.5 मोर साउथ कोरिया जैसे क्षेत्र चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ को सपोर्ट कर पाए. इसी तरह जापान है, इटली है, सभी का एक मेजर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, और उनको सस्टेन करने के लिए बहुत सारे अपनी ही साइज़ के नए देश चाहिए, यानी उनको नया एरिया चाहिए. आप पाएंगे कि सरप्राइजिंगली वर्ल्ड जो है, वर्ल्ड लेवल के हम यदि एवरेज की बात करें तो 1.7 अर्थ और रिक्वायर्ड है हमको अपनी आवश्यकताओं को मीट करने के लिए. ये इसलिए एवरेज इतना कम है क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश हैं दैट आर अंडर डेवलपिंग, और उनकी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट या उनके इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स बहुत कम हैं. यदि हम अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात करें तो कुछ ऐसी सोसाइटीज़ हैं दैट आर बेस्ड ऑन एक्सप्लॉयटेशन, जैसे यूएसए है, रशिया है, जर्मनी है.
उनको बहुत सारे और रिसोर्सेज की आवश्यकता है सो दैट दे कैन मीट, दे कैन फीड द अर्थ एज दे आर फीडिंग नाउ। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं स्टूडेंट्स, वैसे वैसे बहुत सारी सोसाइटीज़ में लोगों ने सरकार के सिस्टम के प्रति अगेंस्ट में बहुत सारे विचार रखे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्लोगन लिखे हैं, देयर इज़ नो प्लैनेट बी एंड आवर हाउस इज़ ऑन फायर। दीज आर द मोस्ट कॉमन स्लोगन्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग मासेस। अब यदि हम अर्थ डे के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अर्थ डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड टुडे एंड इट इज़ एन एनुअल इवेंट जिसके माध्यम से हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए सपोर्ट और मास अवेयरनेस का काम करते हैं। जो फर्स्ट इन्वायरमेंटल अर्थ डे मनाया गया वो मनाया गया अप्रैल 22, 1970 में, और तब से ये एक एनुअल इवेंट के रूप में मनाया जा रहा है। सबसे पहली बार 1969 में यूनेस्को की सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में पीस एक्टिविस्ट जॉन मैककॉनल द्वारा इसको मनाए जाने की घोषणा की गई, और उसी के बाद हम अर्थ डे मनाते हैं हर साल। जो इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है अर्थ डे का इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस फॉर इंश्योरिंग क्लीन एयर, क्लीन वाटर and a land for all its inhabitants including man and other species also। देखिए आपके सामने पहले अर्थ डे सेलिब्रेशन की फ़ोटोग्राफ्स हैं। ये दो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर हैं, द न्यूयॉर्क टाइम्स एंड डेली न्यूज़, जिसमें पहली बार लोगों को एक साथ आते देखा गया इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, और फर्स्ट अर्थ डे मनाया गया था। इसकी ये रिपोर्टिंग है। जब हम अर्थ डे के इस साल की बात करें तो इस साल अर्थ डे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल हम 51st एनिवर्सरी मना रहे हैं अर्थ डे की, और इस बार का जो थीम है हाउ टू रिस्टोर अवर अर्थ। एज यू आर अवेयर कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे हो रहे हैं जिसके कारण हमको सम हाउ रिस्टोर करने की ज़रूरत है कि अर्थ लिवेबल बनी रहे एंड लाइफ सपोर्टिंग बनी रहे। इसमें हम बहुत सारे काम कर रहे हैं, जिसमें एक्सपेंशन ऑफ फॉरेस्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। इसी तरह फूड एंड इन्वायरमेंट को साथ में लेके चलना, क्लाइमेट की लिटरेसी को इन्हेंस करना ताकि अवेयरनेस बढ़े, अर्थ के इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए काम करना, और सम हाउ जो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उनको क्लीन अप करना, किसी तरह उनको मिटिगेट करना। अब यदि हम एक अर्थ डे के इन्वायरमेंटल अवेयरनेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सीक्वेंशियल स्टेजेस हैं जिसमें अर्थ डे जो है वो आगे बढ़ा। यदि हम बात करें ग्रिलॉर्ड नेल्सन की शुरुआत से, जिनका जो जन्म हुआ था 1916 में हुआ, और धीरे धीरे लोगों में इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ी। इस पर्सपेक्टिव में एक बुक थी रेचल कार्सन की, जो साइलेंट स्प्रिंग के नाम से जानी जाती है, जिसने लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई कि हाउ पेस्टिसाइड जो है वो ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन लाइफ को और अदर स्पीशीज़ को प्रभावित कर रही है। इसी तरह आगे चलते चलते लोगों में और अवेयरनेस बढ़ी, और फर्स्ट अर्थ डे जो है लगभग 20 मिलियन पीपल द्वारा सेलिब्रेट किया गया, स्पेशली इन यूएसए, बट धीरे धीरे इसका वर्ल्ड ओवर एक्सपेंशन हुआ, और आज आप देखें कि जो अर्थ डे है एक ग्लोबल इवेंट के रूप में मनाया जाता है टू क्रिएट मास अवेयरनेस अमंग पीपल, एंड जिसका न केवल डेवलप्ड बल्कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी काफ़ी प्रचार हुआ है। अब यदि आज के दिन हम ये बात करें कि क्या की इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं अर्थ पे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए या अर्थ को लिवेबल बनाए रखने के लिए, तो देयर आर मैनी इवेंट्स दैट आर नोन एज इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फॉर अर्थ टुडे। इसमें ग्लोबल वार्मिंग, चेंज ऑफ क्लाइमेट, जिसमें बहुत सारे क्लाइमेटिक एक्सट्रीम्स आते हैं, एसिड रेन एक अपने आप में एक बहुत की इन्वायरमेंटल इशू है सभी देशों में,
स्पेशली उन देशों में जो डेवलप्ड हैं और बहुत मास लेवल पर जो है फॉसिल फ्यूल का कंजम्पशन करते हैं। इसी तरह डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़ भी एक बहुत बड़ी चैलेंज के रूप में उभर रहा है। वी आर लिविंग इन द 6th एज ऑफ मास एक्सटिंक्शन। आप देखेंगे बहुत सारे स्पीशीज़ जो हैं डे बाय डे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। इसी तरह रिसोर्स डिप्लीशन भी एक अपने आप में एक की इन्वायरमेंटल इशू है। इन्हीं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ का आउटकम है बहुत सारी वाइल्ड फायर्स। आप देखें कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में वाइल्ड फायर लगी जिससे बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई। पोल्यूशन एक अपने आप में इन्हीं इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का आउटकम है। इसी तरह आप देखें कि ह्यूमन एक्टिविटी के कारण बहुत बार ऑयल स्पिल हो जाता है, तो आप देखें बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं ओशन में पाई जाती हैं वो भी एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। तो देयर आर मल्टीपल इफेक्ट ऑफ दीज इन्वायरमेंटल चैलेंजेस इश्यूज़। नाउ अब यदि हम बात करें कि क्या कारण है, क्यों होती हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़, प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं, तो देर आर मैनी कॉजेज़। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ह्यूमन टेंडेंसी जो है, ह्यूमन बिहेवियर है इन्वायरमेंट के प्रति, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव नहीं करते, जिसके कारण हमारा जो फुटप्रिंट है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जिसकी हमने पीछे बात की थी, वो बहुत ज़्यादा है। ये इश्यूज़ हो रहे हैं रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीज़ के कारण, अर्बनाइजेशन के कारण, गैप है रिच एंड पुअर नेशंस के बीच में, अनअवेयरनेस है। आज भी बहुत सारी जो हमारी जनता है, जो पीपल हैं, दे आर अनअवेयर अबाउट द बेसिक कॉजेज़ ऑफ इन्वायरमेंटल चैलेंजेस एंड हाउ टू रेक्टिफाई देम। तो उसकी भी बहुत कमी है। हमारी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स बढ़ते जा रहे हैं। हम लैंड यूज़ कन्वर्जन को प्रमोट कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं जो अपने आप में बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को जनरेट करती है। ह्यूमन ग्रीड जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू उभर के आया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेचर को डिग्रेड करके अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, जिसके कारण इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारा जो हमारा नॉन कोऑपरेशन है बिटवीन डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इन्वायरमेंट है एक कलेक्टिव इशू है, बट स्टिल देयर इज़ अ वाइड गैप इन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन rich nations and poor nations to how to tackle environment. So this is also a very problematic issue. Now question arises, what is our future, what is to how to move forward. If we see, there can be many steps, not only at national level, international level, but at individual level. यहाँ पे जो हम सभी इस लेक्चर को सुन रहे हैं, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम भी अवेयर हों कि वाई अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड। तो एज अ इंडिविजुअल लेवल आप क्या कर सकते हैं, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहला, डू अ प्लास्टिक ऑडिट। हम कितना प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट जो है प्लास्टिक के कारण बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रहा है। हम कोशिश करें कि हम कम से कम प्लास्टिक यूज़ करें, रिसाइकिल को प्रमोट करें, ठीक है। एट द सेम टाइम वी मस्ट प्लांट अ फॉरेस्ट, अ ट्री, एंड नॉट ओनली प्लांट बट वी मस्ट प्रोटेक्ट दैट प्लांटेड ट्री सो दैट इट कैन ग्रो एंड इट कैन मैच्योर। इसके बाद आता है कि हमको ज़ीरो वेस्ट की तरफ प्रमोट करना चाहिए अपने आप को। हम ऐसा करें कि हमारे एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट पे कम से कम प्रभाव पड़े। हमें सबके लिए सोच बनानी चाहिए। हमको ऐसा भी सोचना चाहिए कि वर्ल्ड एज अ यूनिट है और हमको अपने एक्शंस को ऑडिट करना चाहिए कि क्या हमारे एक्शंस जो हैं वो इन्वायरमेंट के लिए कैटास्ट्रॉफिक हैं, क्या उसमें अल्ट्रेशन हो रही है, और किस तरह हम अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बना सकते हैं या वेस्ट न्यूट्रल बना सकते हैं। इसके अलावा हम जज करें कि हम कितना इन्वायरमेंट पे अपना इम्पैक्ट डाल रहे हैं। हम सब साथ में मिल के काम करें, क्योंकि अर्थ हम सब की है। इन्वायरमेंट एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग की बात आधारित है। हम यदि एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग लेंगे तो ही हम इन्वायरमेंट को
प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उसको लिवेबल बनाए रख पाएंगे। इसके अलावा वी मस्ट एक्सप्लोर कंपोस्ट मेकिंग। हमको बहुत सारे ऐसे कंपोस्ट बनाने चाहिए, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंटल चैलेंजेस में एक बहुत बड़ा इशू इमर्ज होकर ये आ रहा है कि हमारी जो सॉइल क्वालिटी है और क्वांटिटी है, दोनों में ही बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम कंपोस्ट बनाएं। एट द सेम टाइम हमें ग्रीन यूटिलिटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, हमें ऐसे एनर्जी रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए दैट आर ग्रीन इन नेचर, और जिसके कारण बहुत कम इन्वायरमेंटल फुटप्रिंट जनरेट हो। तो आगे देखिए, हमारे आज जाहिर सी बात है जिस एरा में हम जी रहे हैं, हमारे ह्यूमन सोसाइटी में इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस बहुत बड़ी है। जाहिर सी बात है, बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं, चाहे अर्थ डे है, चाहे वाटर डे है, इन सभी के कारण हमारे जो सोसाइटी है उसमें इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस बढ़ी है। तो हमें अपनी इकोलॉजिकल फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करके बायोस्फीयर के रीजनरेशन की बात करनी है, ताकि हम सस्टेनेबिलिटी को अडॉप्ट कर पाएँ, हमारा नेचर रीजनरेट हो पाए और हम किसी तरह इस अर्थ को लिवेबल बना दें। अब आवश्यकता क्या है समय की? आवश्यकता ये है कि गिवन हमारे यहाँ जो क्वांटम है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की, जो उनकी मल्टीप्लिसिटी है, हमें अर्थ डे को एज अ सिंगल डे नहीं मनाना चाहिए, बल्कि हमें रोज़ इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हमें रिसाइकिल को प्रमोट करना चाहिए, हमें पेपर की वेस्टेज को कम करना चाहिए, हमें रिसाइकिल को प्रमोट करना चाहिए, हमें अर्थ डे की एसेंस को मास लेवल तक पहुंचाना चाहिए, हमें चीज़ों को एक्सचेंज को प्रमोट करना चाहिए, ताकि हम अर्थ के इस जो फर्जाइल इकोसिस्टम है इसको बचाए रख पाएँ। हमें अपने आप को अर्थ डे बनाने के लिए हमें अपनी सोसाइटी को अवेयर करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए, टू गो ग्रीन बिफोर ग्रीन गोज़। जैसा आप जानते हैं कि अर्थ अपने आप में तभी सस्टेन कर पाएगा जब यहाँ ग्रीनरी रहेगी। ग्रीनरी जिसके मल्टीपल इम्पैक्ट होते हैं सोसाइटी के लिए, अर्थ की इकोसिस्टम के लिए, सभी को प्रमोट करने के लिए। एक बहुत फेमस लाइन है यहाँ पर महात्मा गांधी की, जिसमें कहा गया कि अर्थ प्रोवाइड्स इनफ टू सेटिस्फाई मैन्स नीड बट नॉट एवरी मैन्स ग्रीड। यानी हम अर्थ सिस्टम में यदि देखें तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू मीट द नीड्स ऑफ ऑल स्पीशीज इंक्लूडिंग मैन, बट समहाउ वी हैव नॉट इनफ अर्थ टू मीट द ग्रीड्स ऑफ मैन। हमारे पास लालच को पूरा करने के लिए अर्थ नहीं है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि हम मैन की लालच को पूरा कर पाएँ। इसलिए हमें सिर्फ उतना ही नेचर से बोरो करना चाहिए दैट कैन बी यूज्ड टू मीट द नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट अर्थ डे। आशा करूँगा कि आपने इसको समझा होगा, और आज की ये जो हमारी अर्थ डे है, इसको मास लेवल तक पहुंचाने के लिए, स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच में स्प्रेड करने के लिए कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ अर्थ डे, हमने जो भी आज पढ़ा है आप अपने लेवल पे इसको अंडरस्टैंड करें और साथ ही साथ मास अवेयरनेस को भी प्रमोट करें। आपके कोई सुझाव हों, आपकी कोई जानकारी के लिए आप मेरे से जुड़ना चाहें तो मेरी ईमेल आईडी आपके सामने लिखी है। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू।